नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। असम दौरे के दूसरे दिन आज वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी तथा विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। इससे पहले श्रीमती मुर्मू ने आज सवेरे कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, असम के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लाबैद भी, असम के वन एवं पर्यावरण मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले पदक विजेताओं को बधाई दी है। राष्ट्रीय खेलों की शानदार सफलता पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी एथलीटों ने खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों का आयोजन प्लास्टिक कचरा कम करने, इन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाने योग्य बनाने और स्वच्छता बढ़ाने को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आतिथ्य सत्कार के लिए गुजरात सरकार और वहां के लोगों की सराहना की तथा सभी खिलाड़ियों की खेल भावना को भी सराहा। श्री मोदी ने सभी एथलीटों को भविष्य की उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। हताहत कल्याण कोष के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे। AFVCWF एक त्रिसेवा कोष है जिसका उपयोग युद्ध के हताहतों के परिजनों एवं आश्रितों को अनुग्रह राशि की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने ड्यूटी के दौरान सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए या दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। नागरिकों, कॉरपोरेट प्रमुखों, उद्योग जगत के प्रमुखों की ओर से सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगदान दिया जाता है। इस नेक काम के लिए भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए ये वेबसाइट शुरू की जा रही है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सद्भावना राजदूत बनना स्वीकार किया है। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारी सहित कॉरपोरेट प्रमुख और कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। समारोह में अनेक युद्धों में अलंकृत सैनिकों के माता पिता और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2678 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2594 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 26,583 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में भी इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि एक मरीज ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 6 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में 5-5 योजना अविलंब स्वीकृत करें। मुख्यमंत्री कल सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के सफल आयोजन के संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान समय पर हो, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदाधिकारी जिस दिन गांव या पंचायत में शिविर लगाते हैं, उसी दिन गांव में 5 योजनाओं का शिलान्यास अवश्य करें ताकि रोजगार का सृजन शीघ्र प्रारंभ हो सके। जगह पर नए लोग इसका लाभ ले सके और ये बहुत ही मुझे लगता है कि पहले चरण के और दूसरे चरण का सबसे सक्सेसफुल योजनाओं में से एक योजना कहा जा सकता है। और इसमें हम चाहेंगे कि हम लोग 15 नवंबर जो हम लोगों का कब है लास्ट डेट 14 नवंबर इसकी आखिरी तिथि है और
उस तक हम लोगों का जो लक्ष्य है लगभग 5 लाख लोगों को और जोड़ने का, इसको आप लोग जो पुराने हैं, जो आवेदन प्राप्त है, उसके साथ साथ जो आवेदन आते हैं, उन आवेदनों का भी निष्पादन सुनिश्चित करने का आप लोग प्रयास करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है। वॉशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में तकनीक, वित्त और शासन व्यापक प्रभाव विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण शुरू करने के बाद शुरुआत में लोगों में जो आशंकाएं थी, उसे डिजिटल तकनीक की मदद से दूर कर दिया गया। Provided which can translate everything in the local language, the initial inhibition which people had were all removed. समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने अधिकारियों से पर्यटन विकास के क्षेत्र में रुचि लेकर काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला झारखंड पर्यटकीय सुविधाओं के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है। विजन की कमी के कारण देश के लोगों को यहां के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर आधारभूत संरचनाएं नहीं हैं। वे कल पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में पर्यटन सुविधाओं की प्रगति की जानकारी ले रहे थे। जयपुर में 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज से किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संबोधित किया। Agreed that we need to transition to clean, green, sustainable energy. That's a given. Because the devastation of the earth or the exploitation of the earth's resources in an unlimited way will result in the kind of consequences that we have witnessed so far and which we are increasingly going to witness. So greening is necessary. But equally, any realistic plan that you make for green energy, whatever form that takes, and in India we are acutely conscious of it. I can't think of any country in the world which has been able to bring the cost of solar down in the manner that India did. And I'm not saying it. When I was having bilateral talks with the Secretary Energy in the United States in DC a few days ago, they said it. राज्य सरकार ने एक बार फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा कक्षा 8वीं से 12वीं तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब इन सभी कक्षाओं की परीक्षाएं 2 टर्म की बजाय एक ही टर्म में होंगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर कल विभाग तथा जैक के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। इसे लेकर उन्होंने विभागीय सचिव के रवि कुमार को पत्र भी लिखा है। मंत्री के निर्देश के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा OMR शीट तथा उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा केवल OMR शीट पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें
नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज और कल गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर शहर में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रुख करते हैं खेल जगत का। मेजबान भारत अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली जीत की तलाश में है। आज भारत का सामना मोरक्को से होगा। फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप के दूसरे ग्रुप मैच में टीम प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेहतर प्रदर्शन की कोशिश में होगी। थॉमस डेनरबी की टीम पहले मैच के नतीजे को भुलाकर ग्रुप ए में मोरक्को के खिलाफ अंक जुटाना चाहेगी। हालांकि भारत के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मोरक्को ने अफ्रीकी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है। क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में मोरक्को ने घाना को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। वहीं दूसरी ओर भारत को मेजबान होने के नाते प्रतियोगिता में सीधे प्रवेश मिला है। बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच सिलहट में भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मुकाबला बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेला जाएगा। गौरतलब है कि पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से मात दी। भारत और श्रीलंका की टीम महिला एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार आम। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत के पास 50 वर्षों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है और वर्तमान में 80 लाख टन स्टॉक उपलब्ध है। कल केंद्रीय कोयला मंत्रालय के राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि कोयले के परिवहन के लिए अब रेल समुद्री मार्ग को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि परिवहन में लगने वाला समय कम हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस से जुड़ी वेबसाइट का शुभारंभ किया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र सरकार के सहयोग से इंदौर में 8 से 10 जनवरी को किया जाएगा। मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और वर्ष 2014 के बाद से इस दिशा में उठाए गए कदमों से स्पष्ट होता है कि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया के देशों में करीब 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से करीब 1.8 करोड़ ने उस देश की नागरिकता ले ली है जहां वो रहते हैं, जबकि 1.4 करोड़ भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। Migration of Indians around the world has occurred in several waves over a long period of time. History records Indian settlers moving across the Indian Ocean as an accompaniment to commerce. Modern period then saw movement of more than 1.5 million Indians to the Caribbean, to Africa, Southeast Asia and the former French colonies. Be it finance, business, art, culture, science, medicine, law, education or politics. हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में आज हम आपको सैर कराते हैं सम्राट अकबर के सपनों के शहर फतेहपुर सिकरी का। आगरा भारत का वो शहर जहां दुनिया भर की खूबसूरत चीजें मौजूद है। इन्हीं खूबसूरत चीजों में शुमार है फतेहपुर सिकरी। आगरा के पास स्थित फतेहपुर सिकरी एक ऐसा शहर है जो समृद्ध इतिहास को संजोए हुए है और इस छोटे से शहर को अकबर के सपनों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है।
इसे 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इस शहर में बने किलों के दीवारों पर लाल पत्थरों से बनी नक्काशी यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह प्राचीन शहर सम्राट अकबर के शासन में किए गए विशाल किलेबंदी के लिए जाना जाता है। यूनेस्को ने फतेहपुर सिकरी को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। इस शहर में बने कई स्मारक और मंदिर मुगल और भारतीय वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। फतेहपुर सिकरी के प्रमुख इमारतों में बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शाही मस्जिद आदि शामिल है। यहाँ स्थित बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। वहीं पंचमहल एक 5 मंजिला स्मारक है जो एक पिरामिड संरचना में बनाया गया है, जिसे कुल मिलाकर 176 स्तंभों से बनाया गया है। और यहाँ स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक मानी जाती है। यह शहर अपनी प्राचीन धरोहरों के साथ एक बड़ा इतिहास लेकर खड़ा है। और अब बात सेहत की बात में जानते हैं कैंसर से बचाव के उपाय, जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो लसिका तंत्र में होता है, जो शरीर की संक्रमण से लड़ने में रक्षा करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संभालती है। ये कैंसर यदि जल्द इलाज न मिले तो शरीर के दूसरे अंगों में जल्द ही फैल जाता है। लिम्फोमा इलाज न मिलने पर जिगर, बोन मैरो, यहाँ तक कि फेफड़ों में भी फैल सकता है। लिम्फोमा गांठों का कैंसर है। यूजुअली हमारे शरीर में बहुत सारी गांठें होती हैं जो गर्दन में होती हैं, एक्जिला में होती हैं, इंग्वाइनल एरिया में होती हैं, पेट में होती हैं। तो उन सब का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, अनकंट्रोल ग्रोथ है जो लिम्फोमा के रूप में यूजुअली प्रेजेंट होता है। बट जो जितने भी गांठें होती हैं वो जब बढ़ी जाती हैं तो इसका मतलब नहीं है वो लिम्फोमा है। यूजुअली वो रिएक्टिव ही रहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी ये गांठें हों तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। FNAC या बायोप्सी होती है, उसको टेस्ट कराइए और उससे पता चलता है वो रिएक्टिव है या लिम्फोमा है। यूजुअली कई बार रूरल एरिया में गांठें होती हैं तो लोग ATT स्टार्ट कर देते हैं, TB का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत है। गांठों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम उस स्टेज में लिम्फोमा डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो गांठों का बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी गांठ हो गई, साथ में कई बार फीवर होता है, 40-50% केसेस में फीवर भी होता है, वेट लॉस होता है और साथ साथ रात में बहुत पसीने आते हैं, कमजोरी, वेट लॉस, एकदम फैटीग हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट के साथ साथ हमें जो गांठों का FNAC या बायोप्सी जरूर करा के देख लेना चाहिए कि वो क्या है। लिम्फोमा किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बच्चों और युवाओं में अधिक देखा जाता है। 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में लिम्फोमा के काफी मामले सामने आते हैं। यूजुअली जितना जल्दी हम पकड़ पाते हैं उतने ही जल्दी हम फिर उसको बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लिम्फोमा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। लिम्फोमा को पहले हमें देखना होता है कि वो किस टाइप का लिम्फोमा है। यूजुअली हमारे भारतवर्ष में 20 सेल लिम्फोमा बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। तो प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से टाइप का लिम्फोमा है। हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, उसका भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट है जितनी जल्दी हो सके हम डायग्नोस करें और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करें। और लिम्फोमा ओवरऑल, चाहे हॉजकिंस लिम्फोमा हो या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो, उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो। लिम्फोमा का इलाज कैसे किया जाएगा, ये इसके प्रकार और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। जल्द पहचान और सही इलाज करने से लिम्फोमा को ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। साइंस हब की आज की कड़ी में जानते हैं स्मार्ट हेलमेट के बारे में। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि किसी जगह आग लगने के बाद बचाव कार्य में आए सुरक्षा कर्मियों को इंसानों को घटना स्थल से बाहर निकालने में
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है गहरा धुआं, जिसके वजह से अग्निशामकों को धुएं में सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। लेकिन अब इस समस्या से निजात पाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने एक सेंसर से लैस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा हेलमेट बनाया है जिससे आग लगने वाली जगह पर इस हेलमेट को पहनकर गहरे धुएं के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। इस स्मार्ट हेलमेट में थर्मल कैमरा, रडार और इनर्शियल सेंसर लगे हुए हैं। सभी डेटा को हेलमेट में लगे स्क्रीन पर दिखाते हैं और सुरक्षा कर्मियों को वास्तविक समय की जानकारी देते रहते हैं ताकि घटना स्थल पर पीड़ितों को बचाने में मदद मिल सके। साथ ही टीम के साथियों को पहचान कर उन्हें जगह की सटीक जानकारी देते हैं। इस स्मार्ट हेलमेट में 2 प्रमुख सेंसर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक थर्मल कैमरा है। थर्मल कैमरे में एक विशेष सेंसर होता है जो गहरे धुएं के रहने के बावजूद अपने सामने की चीजों को देख सकता है। ये थर्मल कैमरा आरजीबी कैमरों के विपरीत या सामान्य कैमरे जो हम अपने स्मार्टफोन में उपयोग करते हैं उससे ये कैमरा अलग है। आने वाले समय में इस स्मार्ट हेलमेट में 3D मैप्स और ANB एम्बेडेड डिस्प्ले भी लगाया जाएगा, जिससे हेलमेट पहनने वाले को बचाव कार्य में और भी अधिक आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम में आदिवासियों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए पशुधन योजना काफी लाभदायक साबित हो रही है। इससे आदिवासियों के जीवन स्तर में एक बड़ा परिवर्तन आया है। रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में आदिवासियों की आय बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ की सबर जनजाति के आर्थिक उत्थान के लिए पशुधन को खासा बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिम जनजातियों के बीच सूअर, बकरी और बत्तख वितरित किए गए हैं तथा उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। सूअर पालन जैसे हम लोग JTDS की ओर से मिला है 5 करके सूअर, जैसे कि 3 मादा और 2 नर, और उससे हम लोग मुनाफा मिलेगा। हम लोग को सबर लोगों को थोड़ा कुछ पूंजी बढ़ाने के लिए दिए हैं सर। जिले के डुमरिया प्रखंड के खैरवानी पंचायत में आदिवासी परिवार के बीच सूअर और दूसरे पशु वितरित किए गए हैं। लाभुकों को लगता है कि इस तरह के वैकल्पिक साधन से कृषि के साथ साथ उन्हें आमदनी बढ़ाने का एक और जरिया मिल गया है। जो सूअर मिला था उनको भी बच्चा दिया गया है और उसको देखभाल के लिए मैं समय समय में इसके घर आता हूँ और उनको गाइडलाइन करता हूँ कि किस तरह से उसको खाना पीना खिलाया जाए और किस तरह से बीमारी से बचाया जाएगा। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में कृषि के साथ साथ पशुपालन को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामवासी के भी बहुत आभारी है कि उन्होंने जिस तरह से बताया गया JTDS से POP का पालन किए और चारा वगैरह का समय समय पे और दवा का भी इस्तेमाल समय समय पे करते रहे, जिससे उनको ये फायदा मिला है। संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही सबर जनजाति के कल्याण के लिए सरकार की पशुधन योजना किसी वरदान से कम नहीं है। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS ने घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे से बकरियों के इलाज का तरीका इजाद किया। आत्मनिर्भर महिला किसान पखवाड़ा के तहत नगड़ी प्रखंड की महिलाओं को JSLPS की ओर से यह नया तरीका बताया गया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS ने आयुर्वेदिक उपचार के तहत हल्दी, चूना, एलोवेरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और अन्य सामग्रियों से बकरियों में कृमि का इलाज का तरीका ढूंढा है। इसके अलावा कुत्ते के काटे जाने से बकरियों में होने वाली गंभीर बीमारी का भी प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। करके किसान को समझा देती हैं, किसान देता है तो उसका बकरी बच जाती है। उसी तरह कृमि हो जाता है बकरियों के पेट में, दवा नहीं मिल पाता है तो हर्बल दवा इस्तेमाल करके बना करके घर के ही सामान से बना करके उसको दे देने से उस बीमारी से निजात मिल जाती है। शहर हो या फिर गांव, कुत्ते द्वारा बकरियों के काटे जाने की समस्या से पशुपालकों को दो चार होते रहना पड़ता है। आयुर्वेदिक नुस्खे से प्राथमिक इलाज करने के तरीकों को जानकर पशुपालकों में राहत देखने को मिल रही है। मिर्च है, सरसों है, एलोवेरा है और चूना, इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम एक आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं और जिस जगह पर कुत्ता बकरी को काटता है उस जगह पर हम उसका लेप लगाते हैं
उससे बकरी के शरीर में विष जो होता है गुत्ता का वो नहीं फैल पाता है। कृमिक दवा बनाते हैं और बकरी को हम लोग घरेलू उपचार करते हैं और उसी को खिला के हम लोग का जो डॉक्टर दवा गोली खिलाते हैं उसका जरूरी हम लोग को नहीं पड़ता है, हम लोग उसी से यूज कर सकते हैं। हर घर के किचन और आंगन में हमेशा उपलब्ध रहने वाले खाद्य सामग्रियों और मसालों से बकरी और अन्य पालतू पशुओं का प्राथमिक इलाज होना काफी आसान और कम खर्चीला होता है। इस तरह की जानकारी होने से अपने पशुओं के लिए अचानक चिकित्सकों के पास दौड़ना नहीं पड़ता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को दी बधाई। कहा, इस बार का राष्ट्रीय खेल स्वच्छता बढ़ाने को लेकर जागरूकता के लिए भी किया जाएगा याद। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ किया संवाद। राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में 5-5 योजना स्वीकृत करने का दिया निर्देश। राज्यपाल ने अधिकारियों से राज्य में पर्यटन सुविधाओं की प्रगति की ली जानकारी। कहा, अपार संभावनाओं के बावजूद पर्यटन में पिछड़ा है झारखंड। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड में अब एक ही टर्म में होगी 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा। जैक को परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने का दिया निर्देश।